प्रकाश का परावर्तन से गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। और बहुत ही आसान स्टेप में और बहुत ही आसान विधि में हम आपको आज सिखाने वाले हैं। चलो चलते हैं गोलीय दर्पण के विषय में पहले सीखते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जैसा गोलीय दर्पण के विषय में जानकारी लेंगे तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण के नाम से ही पता चल रहा है। गोलीय दर्पण मतलब गोले का दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिससे वह काटा गया है। कोई भी गोलीय दर्पण है उस खोखले गोले, मान लो कोई कांच का गोला है, उससे एक दर्पण काटा गया, अर्थात इस तरह से इसको काट दिया गया। तो इस तरह का आपको एक ग्लास कांच मिल गया, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण। इस तरफ से भी आप उसको काट सकते हैं, ऐसा भी बन जाएगा, ऐसा। ये क्या है, ये भी एक गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिससे वह काटा जाता है। तो इस तरीके से हमने उसको दो भागों में काट दिया, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अब हम उसके विषय में जानेंगे। गोलीय दर्पण आप जान चुके होंगे, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिससे वह काटा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण आप कह सकते हैं, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण या उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण। तो अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है या अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण तो आप समझ ही चुके हैं, जिस खोखले गोले से काट के लाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण कब कहेंगे, तो ये मान लो हमने जो है ये उसी खोखले गोले से इसको काट लिया, ये काट लिया, तो इसके एक तरफ हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जब उभरे हुए तल पे पेंट किया जाता है, उभरे हुए तल पे पेंट कर दिया जाता है, अर्थात जब परावर्तक तल दबे हुए पार्ट से होता है या दबे हुए हिस्से से होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अवतल गोलीय दर्पण। अवतल में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है अर्थात जो चिकना तल होता है वो दबे हुए हिस्से में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अवतल गोलीय दर्पण। तो ये क्या है, इसका परावर्तक तल है, ये जो दबा हुआ पार्ट है इसको क्या कहेंगे, परावर्तक तल। अगर परिभाषा लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, जिस दर्पण में परावर्तक तल दबे हुए हिस्से में होता है या दबे हुए भाग में होता है उसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो इसी की परिभाषा से इसके विषय में भी आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होता होगा, इसी का उल्टा होता है। क्या होता है, जब चलो चित्र बना के पहले देख लेते हैं। इस तरीके से हमने ऐसा चित्र बनाया, ये भी एक पार्ट है, क्या है, खोखले गोले का। अगर हमने अब की बार इसके दबे हुए हिस्से में पेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा,
इस तरफ परावर्तक तल नहीं रहेगा, यानी कि इस तरफ से परावर्तन नहीं होगा। तो परावर्तक तल कौन सा हो गया? उभरा हुआ हो गया, यानी कि इसका ये परावर्तक तल हो गया। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? जैसे इसमें था, जिस दर्पण में परावर्तक तल दबे हुए भाग में होता है। जिस दर्पण का मतलब जिस गोलीय दर्पण में, यहां पर गोलीय दर्पण की बात हो रही है, तो वही बात यहां पर भी, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक तल दर्पण के उभरे हुए भाग में होता है, उसे उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं, या उस गोलीय दर्पण को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि अवतल गोलीय दर्पण जो होता है उसमें इसके अंदर जो जो भी होता है, या उसका परावर्तन किस प्रकार से होता है, या उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके विषय में हम देखेंगे पहले। फिर ऐसा ही उत्तल दर्पण के लिए हम लोग देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां पर बनता है और इसका काम क्या। अवतल दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनके विषय में जानेंगे, और प्रतिबिंब कैसा बनता है और कैसे बनता है वो भी कुछ जानेंगे हम यहाँ पर। तो अभी आपको आपने बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल जो होता है वो दबा हुआ होता है, मतलब दबे हुए हिस्से में होता है, अर्थात इसके उभरे हुए हिस्से में पेंट किया जाता है, कलई की जाती है, अर्थात रजतित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी पहली परिभाषा है कि ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो उसने परिभाषा दी है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका क्या है? एक गोलीय दर्पण है, क्योंकि खोखले गोले से ये काट के लाया गया है। तो जो परावर्तक तल है, ये जहां से परावर्तन होगा किरणों का, उसका जो मध्य बिंदु होगा, यानी कि ये जो दर्पण है इसका जो बीच का पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ये हमने मान लो बीच का हिस्सा इसका ले लिया, इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ये होता है ध्रुव। किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। क्या होता है? तो वक्रता केंद्र होता है कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, क्योंकि ये किसी खोखले गोले से काट के लाया गया ना, तो पहले क्या होगा? ऐसा कुछ इसमें होगा, अर्थात ऐसा गोला होगा जिससे ये काटा गया होगा इतना पार्ट। तो जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को, अर्थात उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये मालूम हमने गोला माना जिससे ये दर्पण काटा गया है, तो इसका केंद्र ये था, तो इसे ही हम इस गोलीय दर्पण का या इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो दो बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। पहला, ध्रुव किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जो दर्पण होता है, जिस खोखले गोले से काटा जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को
उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमने मान लिया ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद तीसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के विषय में लिखा गया है ध्रुव और वक्रता केंद्र। आप ध्रुव भी पहचान गए हैं, वक्रता केंद्र भी पहचान गए हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को अर्थात सीधी रेखा को, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये होता है मुख्य अक्ष या इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो सरल रेखा होता है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद फोकस। फोकस क्या होता है किसी दर्पण का, तो इसको देखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात इसी के समांतर, वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों तरफ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अर्थात परावर्तक तल पे जब गिरेंगी तो उनका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उसमें बताया गया है फोकस की परिभाषा। तो हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, तो इनके नाम अब हम हटा दे रहे हैं यहां से। तो क्या बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, इससे समांतर मान लो ये किरण ऐसे गई, ये परावर्तक तल है, इससे टकराई तो परावर्तन हुआ, टकराने के बाद इस तरफ से ऐसे ये निकल के गई। एक दूसरी किरण और हम ले लेते हैं, इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिएगा। ये दूसरी किरण गई, कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है। यहाँ पर परावर्तक तल से टकराई और टकरा करके उसका परावर्तन हुआ तो फिर से ऐसे निकल गई। इस तरफ भी आप ले सकते हैं। ये हमने मान लिया यहाँ पर एक किरण है प्रकाश की जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ऐसे समांतर गई, उसका परावर्तन हुआ तो इस तरह से वो वापस निकल गई। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर मैंने कई किरणें खींची है ना, कई किरणें खींची तो उनका परावर्तन हो रहा है, तो वो निकल के जब जा रही है तो किसी एक ही बिंदु से निकल के जा रही है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे ही दर्पण का फोकस कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं, देखो यहाँ पर सब किरणें जो है वो किसको काट रही है, मुख्य अक्ष को ही काट रही हैं। अर्थात इस बिंदु को, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उसे कहा जाता है फोकस। अब हम लोग अगली परिभाषा में चलते हैं। क्या है, देखो वक्रता त्रिज्या। क्या परिभाषा लिखी है, ध्रुव आप जानते हैं कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव होता है अर्थात P होता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जिस खोखले गोले से वो दर्पण काटा जाता है उसके केंद्र को या उस गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है।
तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये जो दूरी है इसे क्या कहेंगे हम? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये टोटल जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगली परिभाषा फोकस दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है। कौन सी? फोकस दूरी। अब आप ये सब बातें जान लिए होंगे कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ये सब जब जान जाएंगे तो फोकस दूरी की परिभाषा बहुत आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव जानते हैं परावर्तक तल जो होता है उसका मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है। और फोकस कौन सा होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक तल से टकरा करके जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये फोकस और ये ध्रुव, ये जो दूरी होती है वो दर्पण की क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। इसे क्या करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण में इस तरह से ध्रुव, वक्रता केंद्र, उसके बाद मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के विषय में इस तरह से समझा जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण में किस प्रकार से होता है। तो ये अवतल दर्पण था। उत्तल दर्पण आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है? जिस दर्पण का क्या होता है? परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, अर्थात जिसमें कलई जो की जाती है, जो पेंट की जाती है, वो किस भाग में की जाती है? दबे हुए भाग में की जाती है। तो हम ऐसा एक दर्पण बना लेते हैं। इसके दबे हुए पार्ट में क्या कर दिया जाता है? रजतीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रजतीकरण कर दिया गया, यानी कि रजत, इसमें रजत की पुताई कर दी गई, पेंट कर दिया गया। इसका रजतीकरण दबे हुए पार्ट में हो गया। तो आप जानते होंगे कि परावर्तक तल कहाँ होगा? इस उभरे हुए पार्ट में होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो बाकी परिभाषाएं सबकी वही रहेंगी। इसका ध्रुव क्या होगा? इसका जो परावर्तक तल होगा उसका मध्य बिंदु जो होगा वो ध्रुव होगा। ठीक है, तो ध्रुव होगा। उसके वक्रता केंद्र, ये जो उत्तल दर्पण है जिस खोखले गोले से काटा गया होगा उसका जो केंद्र होगा, उस गोले का उसका केंद्र जो होगा वही उसका वक्रता केंद्र होगा। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये उत्तल दर्पण के लिए। फिर मुख्य अक्ष क्या होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र ये दोनों हैं, इन दोनों को मिला दिया तो ये हो गया किसका मुख्य अक्ष? उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। ऐसे हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो इसका परावर्तक तल ये होगा, अतः यहाँ पर परावर्तन होगा। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर हम किरणें ले लेते हैं। ये किरणें ले ली, तो ये प्रकाश किरण गई, परावर्तन हुआ, तो इस दिशा में मान लो चली गई ये किरण। ऐसे एक और ले लिए यहाँ पर, इसका परावर्तन हुआ तो ये ऐसे निकल गई ऊपर की ओर। इसके नीचे भी हम ले सकते हैं। ये मुख्य अक्ष के आपको समांतर लेना है, समान दूरी पर। ये प्रकाश किरण आई, परावर्तन हुआ तो इस दिशा में चली गई ऐसे। दूसरी एक और हम ले सकते हैं, ऐसे हुआ, ये प्रकाश किरण गई, परावर्तित हुई, इस तरफ से निकल गई, ऐसे चली गई। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें ऐसे तो चली जा रही है,
और मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काट रही। हमने अभी बताया कि मुख्य अक्ष को काटती है किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, उसे ही फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पर तो ये बाहर निकली जा रही है, कहीं नहीं काट रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी कल्पना करेंगे, पीछे इनको बढ़ाएंगे तो देखेंगे कहाँ पर ये दोनों या ये सभी किरणें मिल रही हैं। तो उनको ऐसे मैंने बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाने का कल्पना किया, ऐसे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया इस तरीके से, इसको भी पीछे इस तरह से बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया। तो देखो सभी किरणें एक ही बिंदु पर जा रही हैं। तो इस उत्तल दर्पण का ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा F। ये उत्तल दर्पण का फोकस हो जाएगा। फिर उसी तरह से आगे वक्रता त्रिज्या, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा ध्रुव था और ये वक्रता केंद्र था। इन दोनों की बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, किस दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। फोकस दूरी, ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर इसका फोकस ये आया, ये ध्रुव है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। वही चीज इसमें भी होगी, वही चीज अवतल दर्पण में भी होगी। तो हमने देखा कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, परिभाषाएं सबकी सेम रहेंगी कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। तो इस तरीके से हम लोग दर्पण के विषय में जाने।